Hello everyone, we will start guava. So firstly, botany का नाम सीडियम गुआवा। तो उसके बाद में अगर इसकी फैमिली देखें तो माइटेसी एंड क्रोमोजोमल नंबर है वो 22। अगर फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका बेरी है, बेरी एंड सर्स एंड सर्स एंड बेरी आपको पता है किसने, पपाया के अंदर भी यही है। फिर आपका मैंने बताया था बनाना में, जिनमें मोस्टली ऑफ जिनके से फ्रूट लगते हैं ना गुच्छे में, तो उनमें यही रहता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका ग्रेप में भी यही मिलेगा। उसके बाद में आपका जैसे पोटैटो में भी बेरी है। एडिबल पार्ट कौन सा है, ये पोटेंट है, ये पेरिकार्प है। तो अब देखो पेरिकार्प में क्या आपके तीनों जो लेयर्स रहते हैं, मीजो एंडोकार्प एंड एक्सोकार्प वाली, तो वो पेरिकार्प अगर एडिबल हो तो उसको क्या बोल देंगे, जैसे एपिकार्प हो गई बाल वाली, उसके बाद में मीजोकार्प हो गई एंड उसके बाद एंडोकार्प हो गई। बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये फ्रूट पार्टी है, जैसे मैंगो लेके चलें तो उसके स्टोन हो गया। उसके बाद में कौन सा आपका मेजोकार्प एंडो हो गया, मेजो हो गया, फिर एपिकार्प जो झिलिकार रहता है उसका। तो बहुत सारे फ्रूट्स में तो ओनली मेजोकार्प ही खाया जाता है। कुछ में जैसे एपिकार्प खाया जाएगा, कुछ में एंडोकार्प खाया जाएगा ना। इसके एडिबल पार्ट हो गए भी, अपन कौन सा पार्ट है वो यूज फॉर एडिबल है ना। तो इसमें पेरिकार्प है, तो ऊपर वाली तीनों जो पेरिकार्प के अंदर क्या है, एपिकार्प, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प, एक तो वो यूज कर रहे हैं। एक इस फ्रूट में बनाने के लिए, जैसे मेनली क्या होता है फ्रूट को बनाने के लिए ओनली ओरी ही यूज में आती है, ठीक है। बट इसके साथ साथ में अगर थैलेमस वाला पार्ट भी फ्रूट को बनाने में काम आए तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, या तो फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, एक मिनट रुको, या फिर बोलते हैं स्यूडो। उसको ट्रू फ्रूट नहीं बोलते, या तो फॉल्स फ्रूट बोलते हैं या फिर स्यूडो फ्रूट, है ना। लेकिन जिनमें ओनली ओवरी काम में आ रही है बनाने के लिए, मैक्सिमम फ्रूट्स में यही रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। अब जैसे फॉल्स फ्रूट को आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में अगर आपकी देखें तो एप्पल है, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी है एंड और उसके बाद में जैसे आपको ये देखना है कि थैलेमस में ओनली, थैलेमस में कौन सा है, तो ओनली थैलेमस में तो स्ट्रॉबेरी हो गया, आपका एप्पल हो गया एंड उसके साथ साथ में जो भी कैशू नट है उसको भी यूज़ में किया जाता है। पर कैशू नट का ये नहीं होता मेनली, जैसे मतलब बोलते हैं जैसे इसको क्या बोलते हैं, कोटिलिडोन होता है कैशू नट में। बट उसका ये कोटिलिडोन जो है वो किसका पार्ट है, ये भी एक थैलेमस ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी कैसोनट को भी अपने क्या बोलते हैं, फल्स, ठीक है। तो एप्पल से याद रह जाएगा वैसे, क्योंकि कैसो एप्पल भी तो होता है, उसके जो आगे लगा रहता है उसके फ्रूट है जिसको कैसियो एप्पल ही बोलते हैं। तो उसमें भी जो उसका पंडिकल जो होता है लाइक स्ट्रक्चर होती है ये कैसोनट की, ऐसे करके आगे जिससे फैनी बनाई जाती है, मैं उसकी मोस्टली बात कर रही हूँ। तो उसमें तो इनको हम किस में क्या बोलें, इनको स्यूडो फ्रूट बोलेंगे। बट इसमें कौन सा, एक तो पेरिकार्प हो रहा है, एक थैलेमस, तो इसका एग्जांपल हम नहीं मान सकते क्योंकि इसमें पेरिकार्प भी यूज हो रहा है। ओरिजिन, ओरिजिन में देखो दो एक्सपीएस में, जैसे कुछ साउथ अमेरिका या फिर पेरू बताते हैं, कुछ ट्रॉपिकल अमेरिका, जैसे ट्रॉपिकल अमेरिका जैसे आरबीएससी में तो ये दिया हुआ ही नहीं है, बट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो ट्रॉपिकल अमेरिका ही मान रहा है, या फिर इसको मेक्सिको भी बोल सकते हैं। तो फिर आपको यही करना है कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो। वैसे तो होता है सेंटर ऑफ ओरिजिन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट तो यही माना जाता है, सेकंड यहाँ पे भी, उसके बाद में डोमेस्टिकेशन हो के सबसे पहले कहाँ पे इसको लगाया गया था, साउथ अमेरिका में यूज़ किया गया था। तो बहुत सारे नोट्स में भी आपको इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर एसन गुप्ता में भी पेरू ही मिलेगा आपको, बट आपका क्या करना है क्योंकि एनएचबी में ये मेंशन कर रखा है ट्रॉपिकल अमेरिका, तो फिर आपको यहीं राइट माना जाएगा। उसके बाद में सोर्स देखा जाए तो विटामिन सी का सबको ही पता है, और 299 mg मिलीग्राम जो है पर 100 ग्राम पे इतना इसमें पाया जाता है।
और सबसे ज़्यादा किस में होता है, बारबोडेस चेरी में, कितना 1200 mg मिलता है उसमें। फिर सिट्रिक एसिड पे पाया जाता है, फाइबर होता है 6 से 9%, याद रखना है। रेड कलर जिसमें पल्प आता है उसके अंदर कौन सा आता है आपका, विटामिन ए होता है, और वैसे विटामिन सी तो इसमें पाया जाता है, पर रेड कलर वाले में आपको देखना उसमें ज़्यादा विटामिन ए भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो TSH टोटल सोल्यूबल सॉलिड है, 13 ब्रिक्स है। पोलिनेटर, जिसमें पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन होता है, और पोलिनेटर का कौन से, हनी बी। तो मेनली तो ये है हनी बी, और इसके साथ साथ में इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस 17वीं सेंचुरी में किया गया था, और ये याद रखना, इतना पूछा तो नहीं जाता, फिर भी क्या पता बेड लक हो तो कुछ भी आ सकता है। और यूज़ किया जाता है जेली मेकिंग ड्यू टू पैक्टिन एंड एसिड। तो ये जो पैक्टिन होता है ना, इसके अंदर जो क्वालिटी होती है जेली मेकिंग की, जेली तो आपको पता ही है, जेली तो जेली है, जैसे सिलिकॉन जेली आपने देखा होगा, थोड़ा ऐसे मीठ रहता है। जेली तो वैसे जेली को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, देखा भी होगा, खाया भी होगा। जैसे आजकल AI से वो सोफे वगैरह दिखाए जाते हैं ना, तो उस लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसमें पैक्टिन बनता है। तो जेली क्यों बनती है, क्योंकि इसके अंदर पैक्टिन पाया, ड्यू टू पैक्टिन। और जेली का एसिड मतलब कितने परसेंट होता है उसमें, एसिडिटी कितनी होती है, 0.7 टू 0.9, या फिर बोल सकते हैं 1%, ठीक है। तो जेली में इतना 1% होनी चाहिए, ये एसिडिटी ये सही है, मतलब 0.729 या फिर 1% आ सकती है, तो इतनी आपको रखनी ज़रूरी है। क्योंकि जेम में 0.5 ही रखी जाती है, 0.5 टू 0.6, तो इससे ज़्यादा एसिडिटी रहती है जेली की। और टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 105.5 इतना मतलब डिग्री सेल्सियस चाहिए इसके लिए, जेली के लिए मोस्टली, और जेम के लिए भी इतना ही चाहिए, दोनों के लिए एक जितना ही है, ठीक है। थोड़ा सा इतना 0.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, एक्यूरेट डेटा दी जाती है आपको, ये जितनी ऑथेंटिसिटी राजस्थान वाले दिखाते हैं इतनी कोई बुक दिखाई नहीं सकती, मतलब ये उनकी खुद तो रोंग हो जाए, बट खुद अगर ऑप्शन में देंगे तो आपको इतना भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, मतलब जैसे सपोज गुआवा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है, बट ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल ही मान के चलेंगे कि ट्रॉपिकल भी दे देंगे और सब ट्रॉपिकल भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको भी ट्रॉपिकल यही सही माना जाएगा, मतलब यही सही माना जाएगा, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल सही नहीं माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। उसके बाद करें जेली की, आपने एसिडिटी देख ली, एंड आप टेम्परेचर देख लिया 65, मतलब सॉरी टेम्परेचर देख लिया 105 डिग्री सेल्सियस, और फिर 0.5, इतना ही होता है लगभग। और इसके बाद में और तो क्या ही रह गया, हाँ इसमें जैसे टेस्ट किया जाता है ना, एक तो स्प्लिट टेस्ट किया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक चम्मच अपने जेली ले ली, और इसके अंदर 2-3 चम्मच आपको एल्कोहल या स्प्रिट डाल देते हैं, फिर उसको गिराया जाता है। तो ऐसे एक मतलब एक्यूमुलेट होके एक साथ में गिर जाए तो जेली पककर तैयार है। अगर ड्रॉप के अंदर 2-3 ड्रॉप के अंदर गिर रही है तो मतलब अभी वो सही नहीं बनी है। एंड जेली से अंदर अगर वाटर अगर कहीं से लिंकेज हो रहा है, ऐसे वो जैसे वाटर निकल रहा है ना बाहर से, आपकी जेली की स्ट्रक्चर होती है, इसे बाहर निकला है तो उसे विपिंग ऑफ जेली बोलते हैं, ये तो सभी को पता है, पढ़ रखा होगा सबने। और पीएच की बात करें तो 3.32 3.4 एसिड नेचर की है, तो वैसे भी एसिडिटी ज़्यादा है तो आपको ये भी पता है कि 6 से तो नीचे ही मिलेगी एसिडिटी दिखाई जाती है इनमें, है ना। और जैसे एसिडिटी पीएच अगर वहाँ पे अगर हम देखें pH 3 एसिडिटी 1% है दिखा रहा है, तो इससे ज़्यादा है। और अगर उसकी देखी जाए तो एसिडिटी, तो उसके pH है वो कम मिलेगी आपको जेम की, क्योंकि एसिडिटी भी तो 0.5 इससे हाफ है, 0.5 है, इसकी 1 है, तो उसकी अगर इसकी हम बात कर रहे हैं pH 3.3 से 3.4 3.32 3.4 अगर बात कर रहे हैं, तो उससे pH है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एसिडिटी इतनी कम होती है ना, तो उसकी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा मिलेगी आपको pH, और इसकी pH है कम है। तो आपको जेली में
3-4 चीज़ें याद रखनी है, ये तो अलग से टॉपिक भी हो गया। फिर जैसे आपको एसिडिटी अगर पूछे तो 1%, पीएच पूछे तो आप मान के चलो कि 3.5, इतना ही याद रखो। अगर आपको टेम्परेचर अगर इसमें पूछ ले तो 105 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या रहेगा, इतना ही है मोस्ट ऑफ, है ना। तो 3-4 चीज़ें हो गई। और हाँ, एक हो गया कि इसकी मतलब लोन करने के लिए पक गई। एक तो जैसे वो सप्री टेस्ट करते हैं, इसके अलावा जेलीमीटर। जेलीमीटर में क्या है 1.25, ये अगर रीडिंग आ रही है तो मतलब सही है, पक गई, बढ़िया जेली है, एकदम परफेक्ट एक्सीलेंट। एंड उसके बाद में 1 आ गई है तो गुड है, और 0.75 है तो इतना इट्स नॉट गुड, है ना, लो क्वालिटी की है। तो ये 3-4 चीज़ें जेली में आपको ध्यान देनी होगी, और इसमें कुछ नहीं है। फिर आपको देखिए क्लाइमेट, एक तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, वैसे तो दोनों ही हैं, पर वैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो सब ट्रॉपिकल यही माना जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे दोनों आपको मिलेंगे, तो आपको टिक कौन सा करना है, आपको सब ट्रॉपिकल ही करना है। वैसे जैसे एन कुमार बुक है एंड अदर ऑथेंटिक बुक है, उनमें दोनों दिया जाता है, तो वो तो इसलिए है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में ये हो सकता है, पर ज़्यादा फेवर किसको करेगा ये पूछा जाता है। तो ज़्यादा किसको करेगा, ये सब ट्रॉपिकल को करेगा। और इसके साथ साथ में और भी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल के कौन कौन से, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, फालसा हो गया, डेट पाम हो गया, एंड आपके इंडियन प्लम जो है वो हो गया, एनोला, पोमेग्रेनेट। तो ये सब किसके हैं, सब ट्रॉपिकल है। जैसे मैंगो का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में, कि कौन सा है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो ये ट्रॉपिकल है, ठीक है। इसमें ट्रॉपिकल ऐसे ही दिया जाएगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। तो जैसे मैंगो का पूछ लिया गया था एक बार, एंड ये बेर का भी आया हुआ है, तो इनमें किसी का भी आ सकता है, तो इसको याद रखो। तो ये कौन सा है, सब ट्रॉपिकल। इसके बाद में ड्रॉट रेजिस्टेंट है, जैसे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में सब ट्रॉपिकल हो गया इसमें, तो ड्रॉट ये रेजिस्टेंट है, मतलब ज़्यादा इरिगेशन की इसको जरूरत अगर नहीं पड़ती तो है, पर अगर आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। पीएच देखो, पीएच 4.5 टू 8.5 दे रखी है। यहाँ पे 4.5 तो 8.5 मैंने लिख दी, पर 9 तक दे रखी है आपके आरबीएससी में, बट 9 तक के लिए ये टॉलरेंट है, ठीक है, मतलब सेलिनिटी के प्रति ये टॉलरेंस दिखाता है। बट ज़्यादा अगर एल्कलाइन सॉइल हो गई ना तो उसमें विल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपका विल्ट किसके द्वारा होता है, फ्यूजेरियम सोलेनाई या मैक्रोफोमिना फेसियोलाई। तो वो जो विल्ट है उससे डैमेज हो जाएगा प्लांट में, तो ज़्यादा ये एल्कलाइन, ड्यू टू एल्कलाइन ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी सेलिनिटी की वजह से। तो आपको फिर इतना ही रखना है, 4.5 टू 7.5। हाँ, टॉलरेट कर सकता है, पर ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उसके बाद में इसमें क्या आ जाती है, विल्ट आ जाती है। और वैसे मतलब इतना ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर विल्ट इज मतलब सीरियस डिजीज़ है इसकी, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं रखना है। और फिर देखो सेंसिटिव फ्रॉम फ्रॉस्ट हो गया या फिर वाटर लॉगिंग, तो जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो मतलब बेस्ट जो गुड ड्रेनेज सिस्टम है वो होना चाहिए इसके लिए। एंड फिर देखो बेरिंग हैबिट है, एक्सिलरी जो करंट आपकी आएगी उन पे आएंगे, करंट सीजन जो ग्रोथ होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी एंड प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो क्योंकि ट्रेनिंग प्रूनिंग फिर न्यू ब्रांचेस का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा। और प्रोपेगेशन स्टूलिंग जो मन लेयरिंग है उसके लिए किया जाता है, स्टूलिंग लेयरिंग में या फिर इससे। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे जो भी डोरमेंसी फेज आएगी ना उस फेज में यहाँ से कट कर देंगे, आपका जो रूट स्टॉक है उसको कट करने के बाद में क्या करेगा, जब डोरमेंसी स्टेज चली जाएगी उसके बाद में यहाँ से ब्रांचेज निकलेगी, और ये ब्रांचेज जब 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाए ना लंबाई में, तो इसका जैसे 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के इनके ऊपर अर्थिंग अप कर देंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या है रूट का फॉर्मेशन होने लगेगा, और फिर इस प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देंगे नर्सरी के अंदर। तो ये यहाँ पे इसकी कॉमर्शियल जो मेथड है प्रोपोगेशन की। इरिगेशन ऑप्टिमम कितनी करनी है, 10 से 12 डे इंटरवल। एंड आपके आरबीएससी के अंदर कितनी है, जैसे समर आपका है तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में समर के अंदर कितनी करनी है, 7 to 10 डेज के इंटरवल के अंदर, इतने दिनों बाद में करनी है। और विंटर में कितनी, 15 to
20 ये तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की बात है। अब वैसे ये ड्रोट रेजिस्टेंट आपको ऊपर दिख रहा होगा, ड्रोट रेजिस्टेंट है, तो इतनी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हाँ अब दूसरे तीसरे दिन ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने ऑप्टिमम लिखा है। ऑप्टिमम इतना ही दे रखा है बुक्स के अंदर, जिस ऑथेंटिक बुक है उनके अंदर, पर आरबीएससी की मान के चलो पेपर कहाँ पे राजस्थान में दे रहे हैं, इस वजह से। थर्ड एंड फोर्थ ईयर के अंदर, समर के अंदर फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के बाद में, एंड विंटर के अंदर आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। फिर देखो रो टू प्लांट डिस्टेंस, ये रखते हैं इसमें जनरली 6x6, ठीक है। जैसे हाई कैनोपी वाले मैंने बताया था 10 रखते हैं, इसमें 6x6 रखेंगे। और पिट का साइड है वो 0.7 मीटर, जैसे ज़्यादा बड़े जो कैनोपी वाले 1x1 रखते हैं, इसमें 0.7, और मीडियम वाले में 0.5 मीटर में रखते हैं, मतलब हाफ मीटर। तो इसमें 0.75 मीटर है, हम रखेंगे। पिट का साइज है ये, ठीक है, वैसे मत समझ लेना। मीडो और चार्डिंग, मीडो दिया था किसके द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ के अंदर है, इनके द्वारा दी गई है। ये हेजरो, ये मीडो चार्ज हो गया अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के थ्रू। तो 2x1 मीटर रखते हैं इसमें, मीटर स्क्वायर। और इसमें प्लांट की पॉपुलेशन कितनी है, बहुत ज़्यादा दे रखी है इसमें, तो इतनी आएगी 5000 प्लांट पर हेक्टर। तो ये यूएसडीपी हो गया भैया आपका, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये आ गई मीडो चार्ट के। इसमें इतना ही स्पेस रखते हैं। और उसके बाद में हेजरो में रखते हैं 6x3 मीटर स्क्वायर। और इसमें कितनी प्लांट की पॉपुलेशन आएगी, 555 इतनी, ठीक है। तो ये याद रखो, ये वाली याद रखो, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट वैल्यू है और ये मेंशन किया गया है बाई CIS के द्वारा। तो ये वाली जैसे वैल्यू होती है ना एकदम सेम नंबर वाली, जैसे 1 1, अगर आपका कोई डेटा आ रहा है राजस्थान में स्पेशली, जैसे 4 4 4, तो इससे पूछते हैं क्वेश्चन इनसे। फिर आपका ये हो गया 6x3, इसमें 555 प्लांट पर हेक्टर है। और ये दोनों ही हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है CIS के द्वारा, लखनऊ है ना, इसके द्वारा। और प्लांटिंग करते हैं जुलाई के अंदर। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, तो ट्रेनिंग में क्या होगा, ओपन सेंटर सिस्टम रखते हैं इसके अंदर। और जैसे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में, ट्रेनिंग तो मेनली क्या करेंगे, जैसे सभी जो प्लांट होते हैं अपने गार्डनिंग प्लांट जो होते हैं उनमें सब में ही करेंगे, मतलब जिससे आपका ट्री जो है वो अच्छा दिखे इसके लिए। और प्रूनिंग जैसे डिजीज़ वाली जो भी ब्रांचेज हैं उनको हटाने के लिए। जैसे ट्रेनिंग के पार्ट देख लो सबसे पहले, तो जैसे इसमें दिखा रखा है ओपन सेंटर सिस्टम। तो पहला रहेगा आपका ओपन लीडर, सॉरी ओपन स्टेम लीडर, ओपन स्टेम लीडर स्टेम, ये वाला। तो इस एक रहेगा आपका क्लोज स्टेम एंड लीडर स्टेम। क्लोज वाले में तो ये रखेंगे, ओपन वाले में क्या करेंगे कि जैसे इसके अंदर ओपन रखते हैं कि ओपन सेंटर सिस्टम। तो ओपन में जैसे ये वाली ब्रांच रहेगी एक, है ना। सबसे पहले ओपन का बता देती हूँ। तो ओपन में इसने कहा है कि 90 सेंटीमीटर अब वो। तो ओपन सेंटर में क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ से ऊपर के ऊपर कट रख देते हैं एक, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया जैसे। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन वाली जो मेन ब्रांच है इसके ऊपर ऑक्सीजन है जिससे ऊपर जा रहा है, बट साइड ब्रांचेज क्या है इसमें ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। पर अगर हम ओपन सेंटर स्टेम वाला यूज़ करेंगे तो ऊपर से कट लगा देंगे यहाँ से, तो इससे क्या है साइड ब्रांचेज ज़्यादा निकलेगी और फ्रूटिंग भी आपकी ज़्यादा होगी, इस वजह से किया जाता है। तो जैसे कॉमर्शियली जो भी प्लांट होते हैं आपके हॉर्टिकल्चर, तो उनमें लगभग में ओपन वाला यूज किया जाता है। क्लोज स्टेम में क्या करते हैं, जैसे ये बीच वाला जो है इसको पड़ने देते हैं और साइड में से जैसे 20-20 सेंटीमीटर के इंटरवल पे इसे डिफरेंस रख के यहाँ पे कट लगा देते हैं ब्रांचेज में। तो इसमें कोन टाइप में प्लांट बन जाता है, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे इस वजह से। तो जैसे गार्डनिंग जो होते हैं जिसमें इसमें आपने क्रिसमस ट्री जैसे प्लांट हो जाता है इसमें आपके क्लोज वाले में, क्लोज स्टेम में। तो इसमें क्या रखेंगे, ओपन स्टेम रखेंगे, ठीक है। और ओपन स्टेम में कैसा हो जाता है, जैसे आपने
फ्लावर पॉट देखा होगा उस टाइप से बनेगा ये, उसमें कोर टाइप में जैसे क्लोज में रखेंगे। और अब एक मॉडिफाई भी, वो भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मॉडिफाई स्टेम सिस्टम। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग के टाइम में तो कौन सा रखेंगे अपन, क्लोज वाला 3-4 साल तक। उसके बाद में कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन, ओपन सेंटर सिस्टम। तो इसमें ये जो वो 90 सेंटीमीटर, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपकी, क्योंकि ज़्यादातर 50-60 यही रखा जाता है ओपन के अंदर, पर यहाँ पे गुआवा में कितनी रखनी है, 90 सेंटीमीटर। करेंगे कब, प्रूनिंग ट्रेनिंग का टाइम कब है, तो ये देखो आफ्टर दैट बाहर के ये करेंगे, इसका सारा प्रोडक्शन हम ले लेते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है, मरीग। और ये नवंबर और जनवरी में इसकी फ्रूटिंग हो जाएगी। तो जनवरी के बाद में नवंबर, जनवरी, फरवरी मान के चलो आप कि फरवरी तक हो गई है। तो आफ्टर दैट स्प्रिंग में किया जाता है, तो या तो फिर फरवरी में, या तो मार्च में होगी, या फिर अप्रैल में होगी। तो उसके बाद में क्या करेंगे, मार्च अप्रैल में ही करेंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पे अप्रैल रख रखा है, पर मार्च अप्रैल हो तो फिर वही कर देना, मार्च अप्रैल आफ्टर दैट, क्योंकि इसी को फॉलो किया जाता है। सबसे ज़्यादा फूटिंग इसी के लिए जाती है, क्योंकि एक्सीलेंट है इस वजह से। तो कॉमर्शियली तो यही है। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है आरबीएससी में, और ये पूछा भी जा सकता है, इतनी चाहिए। एल्ड है वो 200 क्विंटल पर हेक्टर रहती है इसकी। स्टोरेज कर सकते हैं 8 से 9 डिग्री सेल्सियस पे, 85 से 90, 85 to 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर, और 5 डिग्री सेल्सियस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बाहर, ये इंपॉर्टेंट है, 3 तरह की होती है, एम्बे, मृग एंड हस्त। तो अम्बे से याद रखो, जैसे आम याद रखो, अम्बे से, आम के अंदर फ्लोरिंग होती है फरवरी मार्च के अंदर, इसी नाम से इसको रिलेट किया गया है। तो फरवरी मार्च के अंदर होगी, उसके बाद में 5 मंथ ऐड कर दो, 4 to 5 मंथ ऐड कर दो, उसके बाद में आपके ये रहेगा, क्योंकि इतना ही टाइम 130 से 150 दिन तक ये फ्रूटिंग कर में टाइम लेता है गुआवा। तो इतना टाइम ऐड कर दोगे तो अपने आप के आप ये फ्रूटिंग आ जाएगी, ठीक है। देख लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई आ गया ना। तो इसी तरह से यही मृग के अंदर कर दो, तो थोड़ा उसके पास में पहुंच जाओगे, तो आगे वाले वर्ड है ये आपको याद होनी चाहिए। तो अम्बे आ गया, मृग में याद रखो, मृग किसको बोलते हैं, हिरण को आपको बोलते हैं, ठीक है। तो डियर को बोलते हैं। तो जून जुलाई में उनको क्या सबसे ज़्यादा वो थ्रस्टी रहता है, तो इस टाइम उससे रिलेट कर लो भी, जून जुलाई में। और फ्लोरिंग ये लगभग में यही रहेगी आपके पोमोग्रेनेट में भी, गुआवा में भी, फिर वही बात है कि मृग एक्सीलेंट मानी जाएगी उनमें। तो फिर जून जुलाई में लेंगे, और उसके बाद में फिर वो 4 to 5 मंथ इसमें ऐड कर दो, तो फ्रूटिंग का टाइम आ जाएगा। और इसके बाद में हस्त है, ये अक्टूबर में, और फरवरी अप्रैल में इसके फ्रूटिंग आएगी। तो जो सर्दियों में जो फ्रूट आते हैं ना, वो एक्सीलेंट रहेंगे। तो आपका देखो यही टाइम आ रहा है, नवंबर जनवरी ज़्यादातर पीक होती है इस टाइम में आपका गोल्ड। तो ये देखो अब क्वालिटी, फर्स्ट में ये जो अम्बे होती है, इसके अंदर अटैक होता है फ्रूट फ्लाई, जिसके बोलते हैं डेक्स डोर्सेलिस। तो मैक्सिमम हानि इसके द्वारा ही होता है, ये इट्स मेजर इंसेक्ट ऑफ गुआवा। सो ये जैसे फ्रूट है आपका, यहाँ पे ग्रीनिश कलर के आपके वॉन्ट्स दिखने को मिल जाएंगे, कर देगी ऊपर से खराब, मतलब फ्रूट की जो भी क्वालिटी है वो ख़त्म कर देती है। फिर उसके बाद में मृग में जून जुलाई नवंबर जनवरी, ये एक्सीलेंट टाइप के यहाँ से मिलेंगे आपको, ए ग्रेड के। फिर हस्त में आपको ठीक है गुड टाइप की, क्योंकि ये भी सर्दी में है थोड़ा इस टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा किसको ही लिया जाता है यहाँ पे इंडिया में, मृग को। अब बाहर ट्रीटमेंट, या फिर इसको क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं। तो ब्लॉसमिंग लाइक फ्लोरिंग आ रहा है, और उसको रोकने के लिए डी ब्लॉसमिंग तो करते हैं, रेनी सीजन में किया जाता है ये मोस्टली। तो क्रॉप के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, फोलियो स्प्रे किसका, नेप्थलिन एसिटिक एसिड का, और कितना 200-600 की, तो देखो बहुत सारी जगह 100 ppm भी दे रखा है, और एन कुमार बुक्स के अंदर या फिर अदर में 200 इतना ही दे रखा है कि 200 ppm। बट मैंने इसका वैल्यू रखा है कि 200 इतना दे सकते हैं, मतलब 1000 तक, तो मान के चलो इतना एक्यूरेट नहीं पूछेगा। उसके बाद में यूरिया वाला पूछ सकता है, क्योंकि ये फिर मेंशन किया गया CISS के द्वारा। तो फिर बाई सेंट्रिस्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के द्वारा यूरिया का पोलर स्प्रे, ये जो किया जाएगा 10 से 15%, ठीक है। और ट्वाइस करेंगे, इंटरवल 10 दिन के बाद में फिर एक फोलियर स्प्रे आउट करना है ऐसे। तो 2 बार किया जाता है, ठीक है, याद रखना, इंटरवल 10 दिन के इंटरवल के बाद में। और इलाहाबाद सफेदा के अंदर 10%,
और L49 जिसको सरदार बोलते हैं, इसमें 20% लिया जाता है काम में। बुक्स के अंदर ओनली इतना ही है, ये तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। और बेंडिंग की जाती है महाराष्ट्र के अंदर, यही इसका ही है क्रॉप रेगुलेशन के लिए। और फिर इरिगेशन रोक देनी चाहिए, कम करेंगे तो फिर फ्लोरिंग नहीं आएगी, उस टाइम में स्टॉप कर देना चाहिए इसको। फिर आपकी आ गई वेराइटीज़। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वैरायटी है इलाहाबाद सफेदा, और वर्ल्ड जो विल्ट आता है आपका उसके प्रति रेजिस्टेंट भी है, तो इंपॉर्टेंट हो गई ना। और फिर आगे L49, इसको सरदार बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और यूपी की है वैसे मेनली, वहीं पे इलाहाबाद सफेदा है। L49 यूपी में मेजरली ये दो वैरायटी ग्रो की जाती है। फिर हरीजा, ये बिहार में है फेमस है, हरीजा भी बिहार की फेमस वैरायटी है, नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। फिर चाइनीज गुआवा आ गया आपका, ठीक है। और ये आ गया सीडियम फ्रेडरिच स्थेलिनम, एंड एक आता है न्यूक्लियोइड 82, ये ड्वार्फ फ्रूट है। पूछा जा भी सकता है, नहीं पूछा इतना है नहीं, आरबीएससी में तो नहीं पूछेगा, पर इसके ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है, आप याद कर सकते हो। एंड इसी के साथ में गोवा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।